नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अनुभव कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहां पर समाज के जो प्रबुद्ध जन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। उनका जो बहुत बृहद जो अनुभव होता है वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और आज अनुभव कार्यक्रम का जो विषय है वैज्ञानिक साक्षरता, और वैज्ञानिक साक्षरता पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासा लेकर के आता है विज्ञान हमारे लिए, और उन पहलुओं पर हम बात करेंगे। और आज जो हमारे अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं श्री DC भट्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं अम्बावती इंटर कॉलेज पंडितवाड़ी में। आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने नाभिकीय वैज्ञानिक श्री रमेश चंद्र दियोंडी जी, जो कि एक बड़े वैज्ञानिक हैं और आप नरोरा पावर प्लांट से रिटायर हुए हैं। और जो हमारे तीसरे अतिथि आज मौजूद हैं डॉक्टर राजेश पाल जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं DAV PG कॉलेज में, मैथमेटिक्स के आप प्रोफेसर हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो वैज्ञानिक साक्षरता की बात होगी तो रमेश चंद्र दियोंडी जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि जब हम वैज्ञानिक साक्षरता की बात करते हैं, और आप क्योंकि नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ऊर्जा को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे जब एनर्जी की हम बात करते हैं। धन्यवाद गैरोला जी, बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत बेसिक प्रश्न है ये। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा बेसिकली हम सब में एक काम करने की क्षमता को जो क्षमता देती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के तरह तरह के रूप होते हैं जी। ऊर्जा आपकी मैकेनिकल ऊर्जा हो सकती है, हाइड्रोलिक ऊर्जा हो सकती है, और बाकी हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी तरह तरह की अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हैं, जिससे हम कुछ न कुछ उनका प्रयोग करके अपनी आम मानवता के लिए हितैषी काम करवाते हैं, जिससे भलाई होती समाज की। अब आप ही समझ लीजिए कि अगर सूर्य ना होता जी, कितनी एनर्जी सूर्य हमें देता है, और एक दिन के लिए अगर सूर्य ना हो तो क्या हो जाएगा पृथ्वी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा ज़रूरत है, चाहे हम मानव जाति हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी बेसिकली हम सबको चलते रहने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। बिल्कुल। तो हम सब के चलते रहने के लिए एक बहुत आवश्यक वस्तु जो है वो एनर्जी होती है। डॉक्टर पाल, आपकी तरफ आते हैं। वैज्ञानिक साक्षरता की आज हम बात कर रहे हैं, तो और क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, आपने समाज में इतना काम भी किया है और आप गणित भी पढ़ाते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वैज्ञानिक साक्षरता क्यों ज़रूरी है। जी धन्यवाद गैरोला जी। देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में मूल जो कर्तव्य हैं उसकी अवधारणा, उसका प्राविधान किया गया है, जिसमें उसमें अपेक्षा की गई है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है वैज्ञानिक सोच रखे, वैज्ञानिक समझ रखे, और मानवतावाद का उसमें गुण हो, और वो अपनी चीज़ों को समझ के साथ साथ उनको सुधार की गुंजाइश रखे। तो इसी को देखते हुए, मूल कर्तव्यों की इस अवधारणा को देखते हुए एक व्यक्ति से, वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो प्राकृतिक संसार है, प्राकृतिक जो विज्ञान है, जैसे पृथ्वी विज्ञान हो गया, जैसे जल विज्ञान हो गया, या जैसे पृथ्वी के उस जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं उनके प्रति वह सचेत रहे, उनके प्रति वह जानकारी रखे, ताकि वह प्रकृति से तादात्म्य स्थापित रख सके। और दूसरा, विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं और सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी रख सके, ताकि वह वैज्ञानिक संवाद कर सके, वैज्ञानिक चीज़ों को समझ सके बारीक स्तर पर। तीसरा, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित इत्यादि विषयों के साथ और समाज के लिए जो उसकी समझ है वो तार्किक हो सके, वो तथ्यों के साथ बात कर सके, और इससे हमारे समाज के लिए वो सही जानकारियाँ प्राप्त करके सही निर्णय ले सके। तो इसलिए जो है हमारे लिए वैज्ञानिक साक्षरता बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम किसी रूढ़िवादियों से या किसी कट्टरपंथी चीज़ों से बचे रहें। हम अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना ला करके समाज के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। बिल्कुल। तो सकारात्मक दृष्टिकोण कितना ज़रूरी है, उसके लिए वैज्ञानिक साक्षरता बहुत ज़रूरी है। DC भट्ट जी, हम आपकी तरफ आते हैं, और आप क्योंकि एक प्रधानाचार्य हैं, इंटर कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, और जब हम वैज्ञानिक साक्षरता की बात करते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूंगा
कि जब हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, और आप क्योंकि विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि मोबाइल का जो प्रभाव है, मोबाइल टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में? धन्यवाद गैरोल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे जो छात्र छात्राओं के बीच जो मोबाइल का जो क्रांति आई है, डिजिटल मीडिया में जो क्रांति आई है, उसका सीधा असर देखने को हमारे छात्र छात्रों को पड़ा है जी। छात्र छात्राओं से में जो ये जो प्रभाव पड़ा है, एक जो हम विषय वस्तु होते हैं, सभी विषयों के विषय वस्तुओं के प्रति जो उनकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी जो मानसिक जो क्या बोलते हैं विकास है, उसका भी ग्रेडिंग बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी विकास हुआ है। और जब हम ये देखते हैं कि कई बार हम अपने विद्यालयों में देखते हैं कि शिक्षकों की कमी होती है जी, और शिक्षकों की कमी होने की वजह से हमें कई बार ये प्रैक्टिकल करना पड़ता है कि बच्चों से हम ऑनलाइन वो शिक्षण कार्य करवाते हैं या टीचिंग करवाते हैं। तो हमने देखा कि वो बच्चे उस टीचिंग को, ऑनलाइन टीचिंग को बड़े उससे कोई चीज़ कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर हो जाता है उनका, क्योंकि वो उसको उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है मोबाइल के द्वारा या डिजिटल मीडिया में, क्योंकि उस इन विधियों को वो सरल विधि बनाया गया है, और सरल विधि के साथ साथ जो है किसी भी विषय वस्तु को समझने में छात्र छात्राओं को बड़े आसान महसूस होती है। और हम देख रहे हैं कि जो छात्र छात्राओं के बीच जो बच्चों का जो, क्योंकि हम 11वीं-12वीं में बच्चे हमारे पास, तो 11वीं-12वीं एक ऐसा छात्र होता है कि जिस समय वो अपने भविष्य का पूर्ण निर्माता जो है 12वीं में शुरू कर देता हो, और भविष्य का निर्माता होने की वजह से निर्णय लेने के लिए उसको कई बार जो है इस ऑनलाइन का, इस डिजिटल मीडिया का इतना सफल प्रयास होता है कि उसके जीवन में कि वो कहाँ जाना चाहेगा, किस फील्ड में जाना चाहेगा, और वो उसको क्या बोलते हैं बड़े प्यार से जो है, बड़े उससे जो है जो भी उसके हॉबीज़ हैं उस हिसाब से वो मेल करता है। और जहाँ तक भारतीय हमारी जो देश की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम महानगरों में कोचिंग सेंटर होते हैं जी, और कोचिंग सेंटर्स होने की वजह से जो है हमारे जो आम जो जनमानस जो छात्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र भी होते हैं जो, और उनको पढ़ने के लिए महानगरों में जाने के लिए बड़ी अव्यवस्था फील करते हैं वो लोग। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑनलाइन टीचिंग करके, ऑनलाइन से जो उनकी कोचिंग वो जो है करते हैं, तो वो उसका जीवन में एक सफल साकार महसूस हो रहा है हमको इस चीज़ को। तो ये हमको कई बार इसकी हमको अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मोबाइल क्रांति जो लेकर के आया, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर समझने में मोबाइल ने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। रमेश सर, आपकी तरफ आते हैं। अनुभव ये प्रोग्राम है, और जब अनुभव की हम बात करते हैं, और जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप उत्तराखंड के ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसमें कार्यरत आप हुए थे वैज्ञानिक के तौर पर। परमाणु ऊर्जा विभाग में आप उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिसने कार्य किया था। वो किस तरह का अनुभव था? गैरोला साहब, ये अनुभव की बात आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो जब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने जगह जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए, तो मेरे पास कई जगहों से ऑफ़र आए जी। BRC से भी आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है जी। तो सर तब मैं हरिद्वार में था, ट्रेन पकड़ी, पहुंच गए, कोई आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू क्या होगा। अच्छा। तो जब पहुँचे उस इंस्टीट्यूट में BRC के अंदर, इंटरव्यू अंदर ही होते थे तब, तो वहाँ गए तो अरे बाप रे, तो गजब की बम्बई है जी। तो चल पड़े इंटरव्यू बोर्ड के आगे, बहुत लोग बैठे वेट कर रहे थे। हमारा भी जब नंबर आया तो गए सर, तो बेसिक क्वेश्चंस पहले उन्होंने शुरुआत करी कि भाई जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े जहाँ अटक रहे हैं, फिर वो सपोर्ट करने लगे इंटरव्यूअर जो थे। फिर ऐसे खींचते खांचते आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, 1.5 घंटे का। और जितने बाहर बैठे, जब मैं बाहर आया तो सब बोलने लगे यार आपका तो हो गया है,
अरे मैंने कहा कैसे कह रहे हो, वहाँ तो मैं इतनी गलतियाँ कर बैठा हूँ, वो बार बार बोल रहे थे। बोला नहीं नहीं, जिसका इतना लंबा होता है उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन की प्रोसेस क्लियर है। खैर सर हम उसके बाद चल पड़े, शाम की ट्रेन थी देहरादून जो आती थी ट्रेन, तो चौपाटी में कुछ टाइम बिताया और फिर ट्रेन में पकड़ के वापस आ गए। कोई उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन भगवान भगवती नंदा देवी की कृपा रही और हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा, आ गया वहाँ से सिलेक्शन। इंटरव्यू मतलब आपको ज्वाइनिंग करना एज ए ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो ठीक है सर, फिर हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट बॉन्ड और वो सब तैयारी करवा करके गए। फिर मेरे एक ताऊ जी थे, मेरे पास उस समय 4-5 ऑफ़र थे। BHEL था, बेंगलोर है, HMT वगैरह काफ़ी थे। फिर मैंने उनसे पूछा ताऊ जी से कि मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक ही सुझाव दिया, बेटा देखो पैसे तो तुम्हें नौकरी में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप BRC और साइंटिफिक फील्ड में जा रहे हो तो एक इज्जत की बात है और आप वहाँ जाओ। तो ये तो मेरी शुरुआती अनुभव ये रहा, तो ज्वाइन कर ली सर। उसके बाद वहाँ का अनुभव ये रहा कि 1 साल तक हमारे हर मंडे को एग्ज़ाम होते थे। जितना भी हम उस वीक में पढ़ाया गया है, वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, रिएक्टर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, सो मैनी थिंग्स है, रेडिएशन प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर मंडे वहाँ एग्ज़ाम होता है और ये प्रक्रिया पूरे 1 साल तक चलती है जी। हर चीज़ का क्यूमुलेटिव मार्किंग वगैरह करके आपकी मार्कशीट बन जाती है, फिर आपकी मेरिट बनती है, फिर आपको ऑप्शन मिलता है, एक बोर्ड बैठता है बड़ा कि आपको कहाँ पर, DAE के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, हैवी वाटर बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, कहीं भी आप जा सकते हैं, या BRC इटसेल्फ आप रह सकते हैं। मैंने प्रेफर किया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये एशिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट था और मुझे बड़ा गर्व और फख्र हुआ जिस दिन मैं, खैर कंट्रोल इंजीनियर तो स्टार्टिंग होती ही है, फिर जब आपके 6-7 साल का एक्सपीरियंस, तब आप सीनियर पोजीशन में जा करके आपको फुल इंचार्ज ऑपरेशंस के लिए बना दिया जाता है, सो दैट आप प्लांट का टोटल देख रहे हैं जी। तो जिस दिन मैं उस कुर्सी पे बैठा, मैं, आप विश्वास नहीं करें, मैं अपना उत्तराखंड का, अपने गांव के, अपने माता पिता और अपनी देवी का प्रणाम करके उस पर बैठा। तो ये इटसेल्फ मुझे एक प्राउड दिया कि मैं कहाँ, किस गांव से आया हूँ और कहाँ पहुँच गया। और गांव में भी खुशी का माहौल था। खुशी का, खैर गांव वाले को तो तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि BRC क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों में ये कि जागरण आई। हमारे उत्तराखंड में कई लोगों को मैंने भी बताया कि भाई ये प्रक्रिया है, कुछ डिप्लोमा वाले भी हमारे आने लगे वहाँ। तो अब ये स्थिति आ गई थी कि काफ़ी लोग वहाँ सेलेक्ट होने लगे। बिल्कुल, तो आप एक प्रेरणा स्रोत बने और आपको देख करके बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कार्यरत आज हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पाल सर आपकी तरफ आते हैं, और क्योंकि गणित आपका विषय है और एक बड़ा ही रोचक एक विषय रहता है, और हमेशा कभी ना कभी गणित जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि थोड़ा हवा बन के भी रहता है कई लोगों के लिए कि भाई गणित पढ़ना है तो बड़ा मुश्किल कार्य होगा। तो और आप गणित पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतनी हवा गणित को बनाया जाता है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, गणित के बारे में ये धारणा बना दी गई है कि गणित बड़ा कठिन और निरस कुछ है, लेकिन अगर आप देखें कि गणित हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाला विषय है और जीवन के हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है जी। तो गणित इतना निरस नहीं है, न इतना कठिन है, बड़ा ही रुचिकर विषय है अगर उसको किन्हीं तरीक़ों से पढ़ाया जाए। जो अगर गणित को हम रियल लाइफ से साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए तो उसमें एक अलग ही आनंद आने लगता है। जब हम देखते हैं कि गणित के जो मूल सिद्धांत हैं उनको हमने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ किस तरीके से जोड़ रहे हैं, उनके क्या हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो पढ़ने वाले में और जानने वाले में एक अलग ही जिज्ञासा और आनंद का अनुभव होने लगता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं
कि अगर आप कहीं पर कोई नदी है उसके पार नहीं जा सकते, जी। लेकिन अगर आप छात्रों को या किसी व्यक्ति को ये बताएं कि उस नदी की चौड़ाई आप एक तरफ खड़े होकर के भी गणित के माध्यम से निकाल सकते हैं, बस बशर्ते कि आपके पास कोण नापने की परिविधि हो, यानी कि आप कोण नाप सकें, तो आप नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, और नदी कितनी भी चौड़ी हो। तो इस प्रकार जब अगर किसी को ये पता लगेगा कि हम बिना नापे भी नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरीके से है, तो निश्चित रूप से बड़ा ही रोचक विषय होगा। और ऐसे ही बहुत सारी हमारी जो परमें होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, उनको अगर हम रियल लाइफ के साथ जोड़ करके छात्रों को बताएं, बच्चों को अगर हम उसे खेल में या किसी पजल के रूप में सिखाएं, तो बहुत मनोरंजक विषय है। और आज तो बाजार और प्रबंधन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गणित इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गणित प्रयोग नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे जीवन के और दूसरे विषय महत्वपूर्ण है, गणित भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही रोचक है, बशर्ते कि उसको लाइव प्रोग्राम्स के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो गणित बहुत एक रोचक सब्जेक्ट है और खेल खेल में विज्ञान की जहाँ बात होती है वहाँ पर गणित का होना लाजमी हो जाता है। भट्ट सर, आपकी तरफ दोबारा लौट करके आते हैं, और क्योंकि आप 11वीं 12वीं इंटर कॉलेज के बच्चों के साथ डील करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, मोबाइल की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से आपने अभी मोबाइल के मेरिट्स की बात की, तो अभी आप क्या देखते हैं कि बच्चों पे किस तरह का प्रभाव इसका पड़ा है? छात्र छात्राओं के बीच जो मोबाइल या डिजिटल मीडिया का दुष्प्रभाव बहुत पड़ा है। जैसे कि एक तो उनका फिजिकली मेंटली लॉस हुआ है जी। अब हम जो देख रहे हैं कि जैसे क्योंकि मोबाइल में से जो है जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बढ़ रहा है जी। बच्चों के बीच जो है स्क्रीन टाइमिंग जब बढ़ रहा है तो उसका सीधा उसका प्रभाव उसकी आई पे पड़ रहा है, आँखों पे पड़ रहा है। और आँखें हम अपने बच्चों को देखते हैं, छात्रों को देखते हैं, बहुत जल्दी आँखें उनकी बहुत वीक हो रही हैं धीरे धीरे। और सेकेंडरी जब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, क्योंकि वो जब जितना समय जो है वो मोबाइल पे देता है, पूरा टाइम जो है मोबाइल पे देता है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, पॉजिटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में हो, तो टाइम का कंज्यूमिंग जो है पूरा टाइम वो जो है बैठने में गुजार रहा है। और जब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो उसका जो है हेल्थ पे उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। और उस पे जो है एक अलग से जो है बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं। और दूसरे में हमने ये चीज़ देखी, क्योंकि जब ऑनलाइन जो है बच्चा उस उम्र का बच्चा एक जिज्ञासु होता है, और जब जिज्ञासु होता है तो क्या है कि वो एक नेगेटिव अप्रोच भी जाती है। वीडियो ज़रा देखता है, वीडियो ऑनलाइन जो वीडियो देखते हैं तो नेगेटिव अप्रोच में बहुत ज़्यादा जाते हैं, और उसका सीधा उसका मानसिक पे पड़ता है, और उसका जो हरासमेंट भी हो रहा है धीरे धीरे इससे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि हम एज ए टीचर जो ये फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था कि हम लोग किताबें में ज़्यादा समय देते थे पढ़ने में, सेल्फ स्टडी पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था। अब बच्चों का जो है फोकस सेल्फ स्टडी पे नहीं है, बच्चों को पढ़ने पे ज़रा कम ध्यान है। मतलब बुक्स को पढ़ने में जो है टोटोलने में उनको बहुत जैसे आलस्य फील हो रहा है, वो लेजीपन जो आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें जो टॉपिक हमें तुरंत ऑनलाइन जो चीज़ हमें देखने वो तुरंत हमें मिल जाएगा, उसको हम वो सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, और उसका हमको आंसर ये मिल गया, क्योंकि वो उसको पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से वो करना चाह रहा है। और हम इससे एक चीज़ महसूस हो रहा है कि उसका जो स्टडी के प्रति या सेल्फ स्टडी के प्रति जो रुझान है वो उसका जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब कम होगा तो जो हमारी बुक्स हैं उसमें पढ़ने के प्रति भी उनका कम रुझान हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम देख रहे हैं हम। बिल्कुल, तो कहाँ एक तरफ वैज्ञानिक साक्षरता के रूप में मोबाइल ने बहुत बड़ी क्रांति लाया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो रही है, और उस तरीके से उनको जो है जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। रमेश सर, आपकी तरफ लौट करके आते हैं। आप क्योंकि परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं और परमाणु ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक साक्षरता की आज बात हो रही है, तो जब परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है तो विश्व पटल की तरफ मैं अपने सवाल को लेकर के जाता हूं कि जहां आज परमाणु शक्ति बनने की होड़ है, तो ऐसे में आप किस तरीके से इसका आकलन करते हैं कि हर देश जो है परमाणु रूप से आज सक्षम होना चाहता है? देखिए गैरोला साहब, जहाँ तक परमाणु शक्ति की बात है, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो है कि हम इसको पीसफुल
पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पावर स्टेशंस हैं, आपके कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोपैथी जो होती है उसके लिए जो कोबाल्ट प्रोडक्शन या जो भी सोर्स होता है सब प्रोड्यूस होते हैं मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में। सो इन सब का प्रयोग सब मानवता के लिए ही सही है। लेकिन साथ में अब भले ही आप एटॉमिक जो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, आज हमारे पास अब तक तो नॉर्मल जो अस्त्र शस्त्र जो फौज के होते हैं, जो आर्मीज़ की होते हैं, जो भी है, उनमें भी एक क्रांतिकारी कंटिन्यूसली आगे आई है। और हर तरह के जो नाइट विजन कैमराज हैं, सो मैनी थिंग्स। सिमिलरली एक ये एटॉमिक जो आप कहना चाहते हैं बेसिकली अबाउट दी मे बी एटम बम और द वॉरफेयर्स, उसमें एक तो इंटरनेशनल लेवल की संधि है जिसमें कोई भी ऐसा पहला प्रहार कोई नहीं करेगा, ये अंडरस्टूड है। सेकंड, उसमें डिफरेंस जो कन्वेंशनल वारफेयर और एटॉमिक वारफेयर में यही है कि एटॉमिक वारफेयर में फिजिकल डैमेजेस के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनकंट्रोल्ड ऊर्जा निकलती है एटॉमिक एक्सप्लोजन से, तो एक तो फिजिकल डैमेज होगा ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स एंड अदर थिंग्स, जैसे आर्म वेपन से भी होते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो रेडिएशन का है। जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकलता है, इसमें आपका अल्फा बीटा गामा रेज, देन सो मैनी गैसेज आल्सो, जैसे आयोडीन हो गया, जेनॉन, क्रिप्टॉन। जब फिशन रिएक्शन होती तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं जो निकलते हैं, और ये सब हार्मफुल है मानवता के लिए, आम जीवन के लिए, जीवों के लिए। बिकॉज एक बार वो उसमें चला गया, देन उसमें मान लीजिए आपका ये एक्सप्लोजन के बाद कहीं ग्रास लैंड है जहाँ गाय भैंस सब खाते हैं, वो चारा लेकर के खाएंगे तो जो उनसे जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके शरीर में जाएंगे। आप उनका दूध यूज़ करेंगे तो वो आपके शरीर में जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये कैंसर पैदा करता है। ह्यूमन का जो नॉर्मल सिस्टम है उसको डीएनए को डिस्टर्ब करता है। तो बेसिक डिफरेंस जो एटॉमिक उसमें है और आम उसमें है ये है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल होड़ की बात है, वो हर फील्ड में आप देख ही रहे हैं। इवन कन्वेंशनल वारफेयर में भी होड़ लगी है। कोई अंडर वाटर से ही कुछ नया डेवलप कर रहा है, कोई पनडुब्बी जो नीचे से ही कुछ फायर कर सकती। तो दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। तो ये स्थिति आज की है, तो हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू बी विज्ञान का ही पार्ट है। बिल्कुल। डॉक्टर पाल, आपकी तरफ एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवक भी हैं और मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं। तो एक समाज सेवक होने के नाते जब आप गणित को लेकर के समाज के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, खासतौर से विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, तो वो किस तरह का एक माहौल होता है, किस तरह का एक आनंद आपको आता है? देखिए, जब छात्रों के बीच में हम लोग जाते हैं गणित को लेकर के, सबसे पहले तो उनकी यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि गणित को कैसे मजबूत किया जाए और गणित को कैसे रोचक तरीके से पढ़ा जाए। उनके कुछ बेसिक सवाल होते हैं, तो उनके जिज्ञासाएं शांत की जाती हैं। उनको यही बताया जाता है कि सबसे पहले गणित को पढ़ने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और बेसिक फार्मूले हैं उनको ठीक से समझा जाए। और जैसे जैसे बच्चे छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की तरफ जाते हैं, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है, तो वो पिछली कक्षाओं का बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ख़ास तौर से फार्मूले और बेसिक प्रिंसिपल। तो उनके लिए ये सुझाव रहता है मेरा हमेशा कि जब अगर उनको किसी सिद्धांत को समझने में कोई परेशानी रही हो तो वो दोबारा से उसको जाएं, समझें। और कुछ इस तरह की किताबें हैं और कुछ इस तरह के कार्यक्रम हैं जिनको वो देखें, ताकि वो अच्छी तरीके से उनको और समझ सकें, गणित में उनकी ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो सके। क्योंकि बिना गणित के जितने भी विज्ञान के विषय हैं, तो गणित के बिना उनको समझना भी मुश्किल है। और आजकल तो विज्ञान के विषय क्या, जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे सोशल ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हों, चाहे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हों, तो गणित का एप्लीकेशन उनमें सब में ज़रूरी है। और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गणित को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मनोरंजक भी। बिल्कुल।
भट्ट सर आपकी तरफ आते हैं और संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के साथ डील करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, विज्ञान जब साक्षरता की हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल का कितना बड़ा महत्व होता है विद्यार्थी होने के नाते, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ गिरला सर, ये तो बहुत अच्छा बात पूछी आपने। बिना प्रैक्टिकल के बच्चे में विकास नहीं होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी अगर प्रयोग कर रहा है किसी भी चीज़ पे है, तो वो उसको समझ सकता है कि इस चीज़ को बनने के लिए या जो ये उपकरण बना है या जो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें किन चीज़ों का भूमिका है और कैसे इसकी भूमिका, क्या जो चीज़ इस पर लगी हुई है, जो वस्तु इस पर लगी हुई है, जो इंस्ट्रूमेंट इस पर लगा हुआ, जो वो उसकी क्या भूमिका है। और उससे उस वहाँ तक उस ऑब्जेक्ट को जो बनता है, जो उपकरण जो बनता है, वो हर चीज़ को स्टेप वाइज उसको सीखता है। और स्टेप वाइज जब स्टेप सीखता है और उन सब स्टेप वाइज जो उन चीज़ों का जो उपकरण जिसमें यूज हुए हैं उनके बारे में वो अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है। और उसका सीधा उसका जो है उस जीवन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और उस क्या बोलते हैं उसके नॉलेज पर का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और इससे जो है वो एक निश्चित तौर पर तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत रही, जिसमें हमने वैज्ञानिक साक्षरता की बात की और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे पास जब आज प्रबुद्धजन जुड़े, डॉक्टर रमेश चंद्र जी जो कि नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, आप हमारे साथ जुड़े, DC भट्ट सर क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर पाल आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेज में, आप जुड़े, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी जो सार्थक बातचीत आज रही, हमारे प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो कार्यक्रम है आपको पसंद आया होगा, जहां हमने वैज्ञानिक साक्षरता की बात की और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरीके से वो अपने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक साक्षरता के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगले अंक में एक नए विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।